क्या आपके भी पोर्ट्रेट ड्राइंग्स बहुत ही फ्लैट से दिखाई देते हैं? आंसर है मेरे पास। चलिए एक पोर्ट्रेट करते हैं और आप भी देखिए कि रीज़न क्या है। मैं हूं दिलीप चौबे, आपके लिए इस चीज़ का आंसर लेके आया हूं। चलिए तो एक पोर्ट्रेट करने जा रहे हैं और ये मेरा तरीका है। ब्लॉक कर लेता हूं, बहुत सिंप्लीफाई कर लेता हूं। तो आज के वीडियो में एक टॉपिक है जिसमें जब भी आप पोर्ट्रेट करते हैं तो बड़ा फ्लैट सा दिखाई देता है और उसका रीज़न क्या है वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। बने रहिए इसी तरह से। पहले मैं एक सिंपल सा पोर्ट्रेट की ड्राइंग कर रहा हूँ। ये मेरा मेजरमेंट का तरीका है जिसमें मैं बहुत लिमिटेड लाइंस यूज़ करता हूँ। हालांकि जो ब्रेकडाउन होता है वो उसमें बहुत सारे लाइंस बहुत लोग खींचते हैं, लेकिन मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया इसलिए मैं वो ब्लॉकिंग वाले लाइन मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये सिंपल सा मैंने ड्राइंग कर लिया। तो वही सवाल यही है कि क्या आपने कभी बहुत मेहनत से पोर्ट्रेट बनाया और चेहरे के हर डिटेल बनाई, आंखें बनाई, बाल बनाए, रिंकल बनाए, सब कुछ बनाने के बाद भी वो जो पोर्ट्रेट है वो रियलिस्टिक नहीं लगता, वो जिंदा नहीं दिखाई देता। ऐसा लगता है जैसे चेहरा जो है वो कागज पे चिपका हुआ है। तो वो एक समस्या है, बहुत लोग को फेस करनी पड़ती है। तो ये मैं एक बार पहले ब्लॉक कर लिया था और उसके बाद मैं थोड़ा सा और डिटेल करने के बाद इसके अंदर मैं वो स्मजिंग वाली टेक्निक वाला टोनल वैल्यू नहीं दे रहा हूँ। इसके अंदर सिर्फ लाइन से हैचिंग और क्रॉस हैचिंग का प्रयोग करूँगा। और जो डिटेल जो आपसे प्रॉमिस किया हूँ कि क्या रीज़न है कि आपका चेहरा जो है वो बहुत ही फ्लैट लगता है, वो वाला रहस्य मैं आपको बताता हूँ। तो बहुत बार ऐसा लगता है कि वो जो चेहरा है वो कागज़ पे चिपका हुआ है, बिल्कुल फ्लैट है। तो समस्या जो है ना वो आपकी ड्राइंग या उसके अंदर जो आप डिटेल डाल रहे हैं ना वो नहीं है। समस्या जो है वो है टोनल वैल्यूज़ की। तो ये जो पोर्ट्रेट है इसको मैंने 8 टोनल वैल्यू में डिवाइड कर रखा है। तो ये कैसे डिवाइड होता है तो समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। पता नहीं कहाँ तक समझ पाएंगे आप, लेकिन मैं सिंप्लीफाई करके आपको बताता हूँ अच्छे से, ठीक है। तो जो मेन प्रॉब्लम है वो टोनल वैल्यूज़ की है, यानी आपके पोर्ट्रेट में लाइट और डार्क के बीच में सफिशिएंट अंतर नहीं है। मतलब जो आप पोर्ट्रेट कर रहे हैं ना उसमें जो लाइट और डार्क का जो टोनल वैल्यू है उसके अंदर पर्याप्त अंतर नहीं है। इस जो अभी मैं बना रहा हूँ ना इसके अंदर आप आँख को देखिए तो इसके अंदर आपको एक लाइट भी दिखाई देगी और ग्रेजुअली डार्क होता भी दिखाई देगा। तो इसको मैं सिर्फ मैकेनिकल पेंसिल से बना रहा हूँ, कोई फैंसी डिजिटल ब्रश नहीं है, कोई रंग नहीं है। लेकिन आप देखेंगे ये पोर्ट्रेट जो है वो एकदम 3 डायमेंशनल वाली फील आपको देगी। तो टोनल वैल्यू का एक सेपरेशन होता है कि कहाँ से लाइट है और कहाँ से डार्क है, कहाँ से मिड टोन है, उसके बीच में भी और टोनल वैल्यूज़ हैं। तो मैं जैसे ये पोर्ट्रेट है ना उसको मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं ऑब्जर्व करता हूँ। मैं सबसे पहले लाइट कहाँ है, सबसे डार्क कहाँ है और उसके बीच का जो ट्रांजिशन कहाँ से हो रहा है, ये वाली जो चीज़ है ना ये पकड़ने की ज़रूरत है। आपकी जो पहली प्रैक्टिस है वो यही होनी चाहिए कि लाइट, डार्क और बीच का ट्रांजिशन। अब माथे पे एक मिड टोन है, वो भी अगर मैं 1 से 8 का नंबर दूं तो
2 या 3 टोनल वैल्यू, नंबर 2 या 3 का टोनल वैल्यू है, और ग्रेजुअली मैं डार्क जाता हूँ। जैसे अभी मैंने पूरा डिटेल मैंने बनाया नहीं है, अब आप देखिए अंतर। लेफ्ट वाली जो आँख बनाई मैंने, उसके अंदर मैंने 7 या 8 टोनल वैल्यू तक मैंने यूज़ किया। और कंटूर देखिए, जो नाक के ऊपर ना जो गोलाई है एकदम उसी तरह से मैंने पेंसिल भी चलाई है वैसे गोलाई के लिए। तो बहुत सारे आर्टिस्ट ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, वे हर जगह एक जैसा प्रेशर लगा के पेंसिल चलाते हैं। ये भी चीज़ है कि जब मैं मैकेनिकल पेंसिल भी अगर यूज़ कर रहा हूँ ना, तो उसमें हम जो प्रेशर है वो उसको कंट्रोल करते हैं। अगर चेहरा मैं ग्रे से बना रहा हूँ, बाल भी ग्रे है, कपड़ा भी ग्रे है, शैडो भी ग्रे है, और इसी कारण से मतलब वो जो डेप्थ है ना, वो पेंसिल का प्रेशर भी मैं डालता हूँ जहाँ पे डार्कर टोनल वैल्यू है। और बहुत लोग हैं, मैं देखता हूँ लोग मेरे को पोर्ट्रेट शेयर करते हैं, या मैं कुछ यूट्यूब के वीडियो देखता हूँ, बहुत लोग पोर्ट्रेट पे काम करते हैं, और तब भी मेरे को दिख जाता है कि ये बहुत ही फ्लैट लग रहा है। जैसे अब आँख है तो उसमें हमको डेप्थ चाहिए, अगर शैडो और लाइट दोनों लगभग एक ही वैल्यू के हैं तो दिमाग को समझ में ही नहीं आता कि कौन सा हिस्सा आगे और कौन सा पीछे है। तो वो टोनल वैल्यू का ही एक बहुत बड़ा रीज़न है। कोई भी पोर्ट्रेट अगर आप बना रहे हैं ना, तो शुरुआत से ही डिटेल में मत जाइए, मतलब पहले खूब सारा ऑब्जर्व करिए। मैं तो देखिए अभी मैंने एक आँख बना दिया है, एक आँख को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया। अब ये जो मैं बना रहा हूँ, जितनी भी चीज़ें अभी आप देख रहे हैं, नाक है, आँख है, मूंछ है, इसमें हमने अभी वो डेप्थ वाले टोनल वैल्यू नहीं डाले, एकदम से एक ही जैसा टोनल वैल्यू है ऊपर से नीचे। धीरे धीरे करके ऑब्जर्व करके तब जाके मैं उसके अंदर डेप्थ डालूंगा। तो पहले जितने बड़े शेप हैं उसके लाइट एंड डार्क को मैंने पकड़ लिया, बहुत ज़्यादा डार्क वाला नहीं है, अभी मैं बचा के चल रहा हूँ। तो एक एक पार्ट को हम ध्यान से देखते हैं, जैसे आंखों के अंदर का जो डार्कनेस है, या भौहों के नीचे का जो शैडो है, नाक के नीचे की छोटी लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट शैडो है, और फोरहेड और नोज और चीक्स में जो लाइटर प्लेन है, यही कंट्रास्ट चेहरे को वॉल्यूम देता है। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ रहती है कि हर जगह एकदम डार्केस्ट डार्क नहीं डालते हैं। अगर सब कुछ डार्क है तो डार्क नहीं लगेगा। आपका जो पोर्ट्रेट है उसमें टोनल वैल्यू की हायरार्की बनानी पड़ती है, सबसे लाइट, फिर हाईलाइट, फिर मिड टोन, कहीं कहीं डीपेस्ट डार्क। जैसे आँख की जो गोली है वहाँ पे हम जितना डार्क कर सकते थे पेंसिल से वो डाला मैंने। अब हायरार्की बना रहे हैं कि लाइट टू डार्क, लाइट टू डार्क, लाइट टू डार्क। एक तो बेस बना लिया मैंने पहले। तो पोर्ट्रेट आप जैसे भी बनाएंगे, जो भी डिटेल, अगर आप डिटेल में पोर्ट्रेट बना रहे हैं उससे पोर्ट्रेट बन जाता है। लेकिन अगर टोनल वैल्यू को अगर आपने सही से यूज़ किया, तब जाके वो कैरेक्टर जिंदा दिखाई देता है, जीवित। तो जब भी नेक्स्ट टाइम आप पोर्ट्रेट बनाएंगे तो एक बड़ी मोटी सी बात अपने दिमाग में रखिएगा कि क्या मेरे लाइट और डार्क में इनफ डिफरेंस है। मतलब एकदम से ज़मीन आसमान का अंतर होना चाहिए, एकदम लाइट और एकदम डार्क, तब जाके वो जीवित दिखाई देगा। और डिटेल पे मत जाइए कि आपने खूब डिटेल कर दिया तो इसका मतलब जीवित हो जाएगा, नहीं, वो हो ही नहीं सकता। सबसे पहले अपने टोनल वैल्यूज़ को ठीक करिए, क्योंकि जहाँ पे सही जगह डार्क है, ये देख लीजिए मैं हैचिंग की विद्या इसके अंदर लगा रहा हूँ। ये भी मत सोचिए कि हज़ारों लाइन लगा देंगे तो 3D जैसा दिख जाएगा। आपका डिसीजन सही होना चाहिए कि सही जगह पे सही टोनल वैल्यू आपको लगाना है। तो आनंद लीजिए इस पोर्ट्रेट का। मुझे एक बहुत ही सुनहरा अवसर मिला। पिछले वीक जयपुर का एक मेरा छोटा सा ट्रिप था,
और राजस्थान के लोगों को से मिलके बहुत आनंद आया। राजस्थान जब भी मैं जाता हूँ तो खुद ही रॉयल रॉयल सा फील करने लगता हूँ। तो ये पोर्ट्रेट आप देखते रहिए, मैं थोड़ी सी आपसे बातें करता हूँ मेरी राजस्थान यात्रा के ऊपर। जयपुर की जब भी बात करते हैं ना तो एक ऐसा शहर दिखाई देता है जो कि हर गली, हर दीवार, हर दुकान एकदम जीवित है। एकदम लगता है इतिहास की किसी किताब में हम घुस गए। चारों तरफ पुरानी यादें और एकदम रॉयल सा फील आता है। तो अभी मैं जब जयपुर गया तो एक विजुअल एक्सपीरियंस रहता है। मतलब राजस्थान के किसी भी शहर में चले जाएं, खासकर आज मैं जयपुर की ही बात कर रहा हूँ, तो हम लोग एकदम बिल्कुल जयपुर के बीच में रुके। मैं था, मेरी बिटिया थी, श्रीमती जी थी और रवि थे। तो चांदपोल मार्केट है, चांदपोल बाजार है, एकदम पिंक कलर की बिल्डिंग्स और बड़ी खूबसूरत छोटी छोटी दुकानें सजी हुई। ऐसा लगता है कहीं किसी महल के अंदर आ गए। वहाँ पे रॉयल मार्केट लगा हुआ है। हम लोग चांदपोल बाजार के पास ही थे और अब जैसे ही बाहर निकलते थे होटल से, एकदम गुलाबी दीवारें और पुरानी हवेलियाँ और छोटी छोटी दुकानें और लोग इधर से उधर कहीं कहीं जा रहे हैं। और जयपुर में अगर आप जयपुर जा रहे हैं तो ज्वेलरी न खरीदें, ऐसा तो संभव ही नहीं है। एक बार क्या हुआ कि एक हमें सिंगापुर में एक लेडी आई थी अपनी पोती का एडमिशन कराने के लिए डीजी पेन में, और उसकी ज्वेलरी शॉप है जकार्ता में और थाईलैंड में जो बैंकॉक का एयरपोर्ट है वहाँ पे, और भी 2-3 एयरपोर्ट पे उसकी दुकानें हैं। तो वो बता रही थी कि मैं साल में 2 चक्कर जयपुर लगाती हूँ और जयपुर से मैं ज्वेलरी लेके आती हूँ। और मुझे पता है प्रिंस ऑफ पर्सिया के लिए बहुत सारा जयपुर से जो भी रॉयल मूवी बनती है हॉलीवुड में, वो सब लोग ज्वेलरी लेने के लिए जयपुर ही आते हैं। तो लाख की चूड़ियाँ ये सब बनते हुए दिख रही थी वहाँ पे, हमने कुछ खरीदी भी। और चांदी का काम बहुत अच्छा होता है, पत्थरों का काम बहुत अच्छा होता है। फिर आता है खाने की बारी। हम जब भी कहीं जाते हैं तो खाने पीने पे हमारा ध्यान ज़्यादा रहता है। तो एक थाली रेस्टोरेंट था, वहाँ पे हमने चौकी धानी भी जा सकते थे लेकिन उतनी भूख नहीं लगी थी, तो हमने वहाँ पे थाली में राजस्थानी थाली खाया। और गट्टे की सब्जी थी और दही की ग्रेवी थी और केर सांगरी। तो केर सांगरी अगर राजस्थान की जितनी भी सब्जियां हैं उसमें ये जो सूखे रेगिस्तान के वातावरण में एक अलग तरह की घास होती है, सांगरी उसको बोलते हैं। और चाहे बारिश हो ना हो, ये साग ही मान लीजिए इसको, तो वो खाई मैंने। और दाल बाटी चूरमा। चूरमा को मेरी बिटिया ने कहा कि ये सूखा हलवा है। तो देखिए मूंछ पे मैंने ताव दे दिया। अभी बहुत सारा स्किन टोन है, वो जो मैं बता रहा था ना जीवित बनाने की कला, वो है लाइट एंड शेड में जो टोनल वैल्यू है, वही है सीक्रेट, वही है। तो वहाँ पे बाजरे की रोटी थी और बेसन की भी एक रोटी थी और पापड़ मंगोड़ी और प्याज की कचौड़ी और मिर्ची बड़ा और घेवर और लाल मांस। तो ये सब भोजन है जो हमने वहाँ पे एक भी नहीं छोड़ा। और दूसरे दिन हम पहुँचे आमेर फोर्ट पे और सिटी पैलेस। तो ये सिटी पैलेस में ही ये एक रॉयल गार्ड थे और उनसे परमिशन ली मैंने कि क्या मैं आपकी एक तस्वीर खींच सकता हूँ। तो कोई संकोच नहीं था, एकदम बढ़िया से मूंछ पे ताव देके इन्होंने, रॉयल पैलेस के ही गार्ड है ये। तो देखिए इनकी जो पगड़ी है, स्किन टोन अलग होता है और ये जो रेड कलर है ना, रेड कलर का भी एक ग्रे टोनल वैल्यू होता है जो कि बहुत डार्क नहीं है। जैसे मूंछ है ना वो एकदम डार्क है, लेकिन अगर हम इसको ग्रे स्केल में देखेंगे ना तो ये ग्रे स्केल में ये जो रेड कलर है वो उतना डार्क नहीं होगा, तो कंट्रोल करते हैं। तो ये मैं जो शैडोज होते हैं ना उसको दिमाग में ही मैं ऑब्जर्व करके एक
एक एरिया समझ लेता हूँ कि इस एरिया में ये वाला वैल्यू है। जैसे मैंने बताया कि 7-8 टोन को लेके मैं दिमाग में चलता हूँ, तो ये 7-8 टोन है, इस वजह से ये एकदम रियलिस्टिक लगेगा। अभी बन रहा है, आनंद लीजिए। तो जयपुर में हर चीज़ अद्भुत है। भोजन के बारे में हमने थोड़ी सी बात करी है आपसे, लेकिन राजघराना और जो फोर्ट है, तो हम लोग गए थे आमेर फोर्ट में, और पहाड़ी के ऊपर बना हुआ एकदम विशाल किला, तो देख के ही जो राजपूत घराने का आर्किटेक्चर है वो देख के लगता है कि घराना कितना रिच और रॉयल होगा। तो काफ़ी पुराना है, 1592 के मैंने पढ़ा वहाँ पे कि श्री राजा मान सिंह फर्स्ट ने 1592 में इसको बनाने की शुरुआत की थी। और कहीं कहीं पे मार्बल भी लगा हुआ है, और कहीं कहीं पे जो रेड स्टोन है वो थोड़ा सा मुगल आर्किटेक्चर जैसा हल्का सा दिखता है। अंदर शीश महल और बड़े बड़े दरवाजे, और देख के मन प्रफुल्लित हो गया, और काफ़ी समय बिताया वहाँ पे, और मैगी भी खाई ठंडा पानी पिया। तो ये अरावली पर्वतमाला है जयपुर में। तो एक नाहरगढ़ का एक फोर्ट है, जैसे उस फोर्ट से ना आपको पूरा जयपुर दिखाई देता है। तो हम गए वहाँ पे, और वो भी 1734 के आसपास बना था। पूरा जयपुर दिखाई देता है वहाँ से, और वहाँ से समझ में आता है कि पिंक सिटी क्यों कहा जाता है। तो जब वहाँ से नाहरगढ़ से नीचे उतरे तो मेरी एक पसंदीदा दुकान है, जब भी हमारे साथ कुछ विदेशी लोग आते हैं तो मैं वहाँ ज़रूर लेके जाता हूँ उनको। वहाँ लेदर के गुड्स मिलते हैं, और मैंने एक जैकेट ख़रीदा वहाँ से, और जूतियाँ बड़ी अच्छी मिलती है। रवि, तुमने बेल्ट ख़रीदा? हाँ, तो रवि ने बेल्ट ख़रीदा, और बैग वैग भी बहुत सुंदर मिलता है। और तो हम लोग पहले दिन जा रहे थे, तो नाहरगढ़ का फोर्ट जो है ना, शायद आर्मी का कैंप वगैरह भी है, इस वजह से वो बंद था। लेकिन दूसरे दिन अर्ली मॉर्निंग हम गए वहाँ पे। तो जयपुर की जो सबसे खूबसूरत बात हम बोल सकते हैं कि म्यूज़ियम जो है ना, हम लोग म्यूज़ियम जाते हैं कुछ देखने, तो जयपुर का जो बाज़ार है वो वही म्यूज़ियम लगता है। बाज़ार है, एक से एक खाने की चीज़ें हैं, कपड़े हैं। 2 जयपुरी रजाई भी खरीदी, चादर भी खरीदा, और अगर बैग बड़े होते तो और ले आते लेकिन मैं तो एक आर्टिस्ट हूँ, तो मैंने अपने आर्ट से रिलेटेड जो जो चीज़ें हमको दिखाई दी, एक व्यक्ति था जो कि पारंपरिक म्यूज़िक बजा रहा था, मैंने उनकी कुछ फोटोग्राफ्स ली। बनाऊंगा आपके लिए, कुछ बनाऊंगा। तो इससे पहले भी एक जयपुर के एक प्रहरी थे, उनका एक पोर्ट्रेट मैंने किया था। तो आज वाले में मैं आपको जो सबसे परेशान करने वाली जो चीज़ें होती हैं आर्टिस्ट की, जो लोग पोर्ट्रेट बनाते हैं और उसके बावजूद भी वो पोर्ट्रेट बहुत सा फ्लैट सा दिखाई देता है, तो ये एक प्रॉब्लम रहती है। बहुत लोगों का मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन रिजेम्बलेंस नहीं आ पाता। एक तो जिसकी शक्ल बना रहे हैं बिल्कुल वैसा नहीं दिखता। तो एक वो है, वो तो जब आप अच्छे से मेजरमेंट करेंगे तो वो वाली समस्या ख़त्म हो जाएगी। और दूसरी चीज़ जो है वो फ्लैट जो होता है वो वाली एक प्रॉब्लम रहती है लोगों को। अब जैसे बटन है ना, बटन के अंदर बहुत तरह के टोनल वैल्यू हैं, बहुत तरह के। तो चाहे तो आप जो डार्केस्ट वैल्यू है वो पहले लगा लें, और उसके बाद धीरे धीरे करके लाइटर कर लें। ये इजी टिप है, मतलब मैं भी करता हूँ कभी कभी। ये छोटे जो चीज़ें हैं जो कि मेटल के हैं या इस तरह की चीज़ें, मैं पहले डार्केस्ट टोनल वैल्यू लेके और तब उसको हम लाइट की तरफ लाते हैं। पोर्ट्रेट में जो फेस वेस है उसमें लाइटर टोनल वैल्यू से चलते हैं और डार्कर टोनल वैल्यू तक आते हैं। तो सब कुछ कंट्रोल में रहता है। तो
और हैचिंग की एक विद्या, हैचिंग पे तो मैंने बहुत सारी वीडियो बना दी है और काफ़ी बच्चे मुझे हैचिंग मास्टर ही बोलने लगे हैं। वाइट कलर का इनका परिधान है, तो वाइट में बहुत संभाल के और वैल्यूज़ डाले जाते हैं। और तो वही है, एक तरह से ऑब्जर्वेशन स्किल है। जितना आप अपना ऑब्जर्वेशन बढ़ाएंगे, टोनल वैल्यूज़ को समझेंगे, कुछ गणित लगाएंगे उसके अंदर, मतलब जैसे कि मैंने कहा कि मैं 8 टोनल वैल्यू लेके चल रहा हूँ, कभी कभी मैं 6 पे ही रुक जाता हूँ। और ग्राफाइट पेंसिल है ये, और 2B पेंसिल है, तो बहुत ज़्यादा इसमें वैल्यूज़ भी नहीं मिलते। 3.3 का अगर आप लेंगे 3B, तो उससे थोड़े डार्क वैल्यू आते हैं। तो एक तो ये फोल्ड्स हैं, कपड़े के फोल्ड्स, तो उसमें ना मैंने वो स्ट्रोक को महत्व दिया है। तो जो कपड़े के फोल्ड्स हैं उसको मैंने उसी तरह की हैचिंग की है जैसे वो कपड़े के फोल्ड्स हों, और बीच बीच में थोड़ा सा मैं डार्क वैल्यू डाल दे रहा हूँ, बहुत ही हल्का सा। हालांकि एज पे और काम करूँगा मैं, ऐसा मन कर रहा है कि उसके अंदर थोड़ा सा और रिक्वायर्ड है। तो एक ही पेंसिल मैंने यूज़ किया शुरू से अंत तक, और इसी से मैंने मेजरमेंट कर लिया और इसी से मैं वैल्यूज़ पे खेल रहा हूँ, और 1-1.5 घंटे में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये मैंने सवेरे सवेरे मैंने सोचा कि जो मेरी राजस्थान यात्रा है उसके भी वीडियोज़ आते रहने चाहिए। और अभी अभी मैंने एक इंकिंग के ऊपर एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ब्रश और माइक्रोन के पेन यूज़ किए थे, और एक मेरे दिल की बात थी कि कहीं ऐसा ना हो कि ये विद्या जो है वो विलुप्त हो जाए। और हम डिजिटल दुनिया में चल रहे हैं, और मेरे को 40 साल हो गए ट्रेडिशनली काम करते हुए। डिजिटल भी करता हूँ वैसे ही, लेकिन बहुत सारी चीज़ें AI के कारण भी हैं, तो लोग कहीं ऐसा ना हो कि वो वाली विद्या विलुप्त हो जाए। देखिए, अब मैं वैल्यूज़ थोड़े थोड़े और डार्क करता जा रहा हूँ, तो जितना अच्छे से पकड़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, जितना अपने आप को इन डेप्थ घुसेंगे, उतना ये रियलिस्टिक होता जाएगा और फ्लैट नहीं दिखाई देगा। तो कभी कभी फ्लैट होता है, उसका मेन रीज़न सिर्फ टोनल वैल्यू है। अगर अच्छे से टोनल वैल्यू डालेंगे हर जगह तो राजस्थान सीरीज़ हमारी चलती रहेगी। बीच बीच में काफ़ी चीज़ें हैं जो कि राजस्थान से आई हैं, हमारे यूट्यूब वीडियोस के कलेक्शन में रहेंगी। 1-2 जो अर्बन स्केचिंग जो लोग करते हैं उस तरह के भी कुछ आर्किटेक्चर की वीडियो बनाऊंगा मैं। अभी तो मैं पेंसिल से ही आनंद ले रहा हूँ। तो यही सब है जो कि आप ध्यान से देखिएगा। इसको फ़ोन पे मत देखिए, बड़े टीवी पे लगा के देखिएगा आराम से, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे मैंने एकदम फ्लैट था शुरू में, बीच तक फ्लैट ही था, अब धीरे धीरे करके ये और 3 डायमेंशनल होता जा रहा है। तो जितना क्लोजली मैं वैल्यूज़ को डालता जाऊंगा उतना ये और उभार इसके अंदर आता जाएगा। एकदम छोटे छोटे टोनल वैल्यूज़ के एरियाज़ हैं जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ। मूंछ में अब जाके मैं थोड़ा सा डार्क वैल्यू डाल रहा हूँ। तो हाँ, मूंछ मैंने गिने नहीं है कि कितने बाल हैं कितने नहीं है। ओवरऑल एक मैं आँख को ना हल्का सा ब्लर कर लेता हूँ, तो उससे मुझे समझ में आ जाता है कि कहाँ पे ज़्यादा वैल्यू है, डार्क वैल्यू है, और कहाँ पे लाइटर वैल्यू। ये एकदम बिल्कुल रियलिस्टिक वाला फील आने लगेगा एकदम से। और सामने फोटोग्राफ है, आप तुलना करते चलिएगा कि बड़े टीवी पे, इसीलिए मैंने बोला कि इसको बड़ा करके आप देखेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि मैं कितना और कहाँ से ऑब्जर्व कर रहा हूँ और कितना वैल्यू डाल रहा हूँ। तो अभी और काफ़ी वीडियोस आएंगे राजस्थान से। मैंने बहुत कुछ कलेक्ट करके आप लोगों के लिए लाया है, और अलग अलग तरीके से उस पर मैं काम करूँगा, और उम्मीद करते हैं कि फ्लैट पोर्ट्रेट नहीं दिख रहा है।
तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद।